नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार अब महज कुछ घंटों की बची है? यह सवाल इसलिए क्योंकि शिवसेना के तमाम हाथ पांव मारने के बाद भी शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे और दूसरे विधायकों की नाराजगी दूर नहीं हो रही है। इधर एकनाथ शिंदे समेत सभी विधायक देर रात सूरत से असम के गुवाहाटी पहुंचे। शिंदे की कोशिश है कि जिस मकसद को लेकर वो आगे बढ़े हैं उसे किसी भी हाल में पूरा करें। वहीं महाराष्ट्र में हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कैबिनेट मीटिंग बुलाकर आनन फानन में जनता के हित से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जी हां, उद्धव सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कर्ज का पैसा भरने वाले किसानों को 50,000 रुपए अनुदान देने और राजनीतिक आंदोलन में जो मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाने का फैसला लिया गया है। इन फैसलों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले हैं? क्या विधानसभा को भंग किया जाएगा? इन सवालों का जवाब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शिवसेना आखिरी दम तक अपनी सरकार को बचाने की जुगत में लगी है। शिवसेना ने व्हिप जारी कर दिया है और सभी विधायकों को उद्धव ठाकरे के घर 5 बजे आने के लिए कहा गया था। तो व्हिप में कहा गया कि अगर कोई नेता नहीं पहुंचा तो माना जाएगा कि नेता पार्टी छोड़ना चाहता है। इस आखिरी दाव के साथ उद्धव ठाकरे सरकार उम्मीद लगाए बैठी है कि कुछ उलटफेर होगा और सत्ता बचा ली जाएगी। लेकिन क्या शिवसेना का यह दाव काम आएगा? क्या शिवसेना सरकार बच पाएगी या फिर विधानसभा को भंग करने के लिए कदम उठाया जाएगा? आखिरकार महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट का अंत कब और कैसे होगा? आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। पैसा और पोस्ट की राजनीति ये हमारे संविधान की खिलवाड़ है और सब जो आज विरोध कर रहे हैं मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। तो वहीं तमाम उठापटक के बीच संजय राउत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालातों में विधानसभा भंग होती है। शिवसेना अशा अग्निपरीक्षांना वारंवार सामोरं जाते। निष्ठेच्या अग्निपरीक्षेत स्वतःला शिवसैनिक म्हणून घेणारे बरं का किती जण पास होतात ते भविष्यात दिसेल। आमचं लक्ष आहे अशा सगळ्या लोकांवर ज्यांनी बाळासाहेबांच्या स्मारकावर जाऊन निष्ठेच्या आणाभाका घेतल्या होत्या। तो आज इसी तमाम उठापटक के बीच आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस तरीके के हालात बन गए। व्हिप यहां पर जारी किया गया है, विधायकों को तलब किया गया है और जिस तरीके की अभी माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। विमल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ SM खान प्रवक्ता एनसीपी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं और साथ ही साथ पीयूष पंत जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे पीयूष पंत जी के साथ। पंत जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरीके से शिवसेना के लिए भारी संकट यहां पर खड़ा हो गया है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, इसमें दरअसल जो है कि 2-3 कारण हैं और 2-3 प्लेयर्स भी इसमें हैं। इसमें लगातार जो है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है कि जब से फडणवीस की सरकार चली गई और जिस तरह से जो है उद्धव ठाकरे ने फिर जो है अघाड़ी की सरकार बना ली, तब से जो है कि फडणवीस जो है इस बात को पचा नहीं पाए हैं और लगातार तब से वो कोशिश करते रहे हैं। हमेशा से उनके तमाम वक्तव्यों से भी ये बात साफ होती रही है कि इस सरकार के खिलाफ जो है कोई न कोई जो है तिकड़म अपनाते हुए जो है इसको गिराने के फेर में वो रहे हैं लगातार जो है। तो वो एक कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उनको एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया जो है एकनाथ शिंदे के रूप में, जो जिसने उनका खेल को आसान बना दिया है। एकनाथ शिंदे का भी देखिए, दरअसल वो जो एक, हालांकि उसको उद्धव ठाकरे ने काफी महत्व दिया हुआ पार्टी में और एक तरह से वो नंबर 2 माने जाते हैं। हालांकि उनकी नाराजगी का कारण भी यही है कि नंबर 2 कहने के लिए है लेकिन वो है नहीं, क्योंकि
उनसे ज्यादा जो महत्व जो है वो सरकार में और पार्टी में जो है संजय राउत और जो है उद्धव ठाकरे के बेटे को मिलता है। तो कहीं न कहीं जो है कि एक असंतोष जो है एकनाथ शिंदे का और उनकी महत्वाकांक्षा भी साथ साथ काम कर रही है कि वो उनको लगता था कि उद्धव ठाकरे जो है कि वो मुख्यमंत्री बन गए और जो है कि बनना मुझे चाहिए था मुख्यमंत्री। तो ये तमाम चीजें हैं जो जिसने जो है कि इसमें जो है, और दूसरा जो जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्ले कर रही है पूरे के पूरे खेल में, आपने देखा राज्यसभा के जो चुनाव था उस टाइम में, उसके बाद अभी जो हुआ म्युनिसिपल क्या नाम अपर लेजिस्लेचर काउंसिल का जो चुनाव हुआ उसमें जो क्रॉस वोटिंग ज्यादा नंबर में क्रॉस वोटिंग हुई है। तो ये तमाम चीजें, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो है कि वो गुजरात में एमएलए गए, एकनाथ शिंदे गए हैं रेबल एमएलए को लेके, तो कहीं न कहीं लगता है कि दिल्ली से जो है वो ये जो है पूरा का पूरा खेल रचा जा रहा है। और मेरा तो ये भी मानना है कि देखिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव भी आ रहा है, उसमें भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 9,000 जो है मत जो है एनडीए के पास कम है, तो कहीं न कहीं जो है वो एमएलए को तोड़ने का और इस तरह काम जो है वो करेगी और वो भी इसके पीछे एक हो सकता है कारण। लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि ये एकनाथ शिंदे का अपना जो महत्व उनको नहीं मिल रहा है शिवसेना में, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले हैं उसमें जो है जिस तरह से उनको लगता है कि एक नाराजगी जनता की जो है उनको झेलनी पड़ेगी, ठीक है पीयूष जी, लेते हुए जो है वो मुझे लगता है कि ये पूरा चीज हो रही है। हाँ, विमल जी से जवाब ले लेते हैं इसका। विमल जी, जिस तरीके से आपने सुना, अभी पीयूष जी ने भी सवाल खड़े किए हैं और लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या किसी तरह की कोई रणनीति के तहत ये पूरी चाल चली गई है जिस तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक्टिव नजर आई। अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो उन्होंने भी शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की थी। कल की घटनाक्रम की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से अमित शाह ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की और तमाम मुलाकातों का दौर यहां पर देखने को मिला। उसके बाद से जो स्थितियां बदलती हुई नजर आई, क्या कहेंगे आप उस पर? प्रमुख सेना है बाला साहब के साथ भी उन्होंने काम किया है और बाकायदा उन्हें पार्टी में हमेशा सहायक की जगह पे उनको जगह दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना में उनको दूसरा स्थान माना जाता है, अभी हमारे जो है 7 वरिष्ठ पत्रकार ने आज कहा भी कि उनको जो है दूसरा स्थान माना जाता है पार्टी में, उनको दूसरे स्थान से देखा भी जाता है। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी उनको आदित्य ठाकरे अपने अपने बेटे या संजय रावत या बहुत सारे ऐसे नाम है जिनको जो है देखते हैं, लेकिन ये नाराजगी जो है एक को है। आपने देखा था कि उनका ट्वीट उन्होंने ट्वीट में लिखा भी था कि हम बाला साहब ठाकरे जी के सिपाही हैं और हम सत्ता के लालच में आके हम अपना विचारधारा नहीं चेंज करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भाई बार बार दर्शा रहे देखिए जो भी विचारधारा है बाबा बाल ठाकरे जी के विचारधारा थी, विचारधारा था, लेकिन वो चीजें जो है उद्धव ठाकरे जी के द्वारा जो है नहीं निभाया जा रहा है। तो मान लीजिए जो लोग पार्टी में काम किए हैं, जो बाबा बाल ठाकरे जी के साथ में काम किए हैं, तो उनका विचारधारा और उद्धव ठाकरे जी का विचारधारा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे जो होती है कि जब विचारधारा मैच नहीं करती है तो दरार आती ही आती है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये पार्टी के अंदर की कला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति खेल रही है। कोई राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं खेल रही है। आपने देखा था खुद शिवराज शिंदे जी ने जो है वहां से अपने जो भी विधायक थे, अपने साथ के जो भी विधायक थे, उनको वो गुजरात ले गए। उसके साथ साथ जो है वहां पे बार बार वो उद्धव ठाकरे जी को चैलेंज भी कर रहे हैं कि भाई हम जो है हमारे पास इतने विधायक है और इतने विधायक पास है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। आप मैंने सुबह जो है बयान संजय राउत का भी देखा, उन्होंने कहा था कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें जो है अंदर की खेल रच रही है और दिल्ली से खेल रचा जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें किसी प्रकार का कोई खेल जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं रची गई है। और हाँ, पार्टी में अगर मान लीजिए किसी का विचारधारा, देखिए बार बार कहा गया संजय राउत जी का एक तो बयान से मैं भी बहुत मतलब हंसपा से हुआ, क्योंकि भाई मुझे बहुत हंसी आई उनके एक बयान से। उन्होंने कहा कि अगवा किया गया विधायक, उन्होंने कहा कि अगवा नहीं किया गया, वो भगवा थे और भगवा किया गया। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अगर वो जुड़ना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी में वो आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, क्योंकि इस पार्टी का मोटो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलते हैं। और इस पार्टी का जो नाम है भारतीय जनता पार्टी, ये सारे जनता की पार्टी है
जो ठीक है। हमारे पार्टी में आए। ठीक है, एसएम खान जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। खान जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो ये तमाम उठापटक हुई है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो एनसीपी है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पर अवहेलना की जा रही थी और वो उनको ठीक तरीके से काम नहीं किया वो कर पा रहे थे, और यही वजह है कि कोई भी अगर उन्हें फैसला लेना पड़ता था तो एनसीपी से होकर वो फैसला गुजरता था। बार बार ये आरोप लग रहा है और तमाम जो उठापटक हुई है उसका बड़ा कारण एनसीपी को यहाँ पर माना जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे लीडर ने साफ सुथरा कल ही बोल दिया है कि ये अंदरूनी मसला है शिवसेना का। रहा अभी महाराष्ट्र के अंदर महाआघाड़ी की सरकार चल रही है, उसको कैसे बदनाम किया जाए और कैसे तोड़ा जाए, ये बीजेपी से सीखा जाता है। बीजेपी ने अक्सर कभी भी ईडी, सीबीआई, आईईडी, एनपीए जितनी भी सरकारी महकमे हैं उसको इस्तेमाल करके सरकार को अच्छी खासी को चलते हुए उसको तोड़ने का काम किया है। लेकिन सर, यहाँ तो आपके खुद के विधायक ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर तो लगातार जितने विधायक, जिस तरीके से विधायकों के साथ बैठक हुई थी वहां पर विधायकों का यही कहना था कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे। सरनायक को ईडी का नोटिस दिया था तो सरनायक ने उद्धव ठाकरे जी को बोला था कि इनके साथ में बीजेपी के साथ में आ जाइए। ऐसे ही ये शिंदे साहब हैं, अब शिंदे साहब का खुद अपना पर्सनल है, वो शिवसेना का मसला है, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको भी ईडी का या सीबीआई की धमकी देके और विधायकों को तोड़ने का काम किया है। इसमें बीजेपी पीछे से वार करती है, ना कि आगे से। लेकिन खान साहब, जिस तरीके से मेरा जो सवाल है, विधायक यहाँ पर खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे, पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही है। और एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे के जो विरोधी हैं उन्हें पार्टी में ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, इससे वो खफा नजर आ रहे थे। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिवसेना बहुत सक्षम पार्टी है, उद्धव ठाकरे साहब बहुत सक्षम है, उनकी पार्टी बहुत सक्षम है। ये सब बीजेपी ने जो है उसमें फडणवीस साहब लगे थे सालों से, कम से कम 6 साल से लगे हैं, जब से सरकार आई है 2.5 साल से, तो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि यहाँ पे जो है सरकार चले, गढ़ महाआघाड़ी की सरकार चले। तो इन्होंने पहले ईडी के नोटिस देने चालू करवाए दिल्ली सेंटर से, और दिल्ली से सेंटर से नोटिस चालू हुए, उसके बाद में सब अभी मैंने आपको बताया सरनायक को भी नोटिस दिया था ईडी का। तो शिवसेना के लीडरों को ईडी के तहत और सीबीआई के तहत डराया। ठीक है सर, आप घूम फिर कर ईडी पर ही आ जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे विधायकों को लेकर है, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से विधायक जो चीज बोल रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर भी रही है लेकिन खुद के विधायक ही जब समर्थन में नहीं है तो कैसे चलेगी सरकार? सुनिए, विधायकों को हॉस्पिटल में भेजकर उनको दवाई इंजेक्शन लगा के जाए, उनको धमकाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। और अपनी सरकार में, जैसे गुजरात सरकार में उनकी बीजेपी की सरकार है, तो उधर बुला लिए, अभी दूसरी जगह बुला लिए पूरे फ्लाइट के साथ में, पूरा महकमा। चलिए ठीक है, सीबीआई, ईडी और जितने भी सरकारी महकमे पूरे बीजेपी का काम कर रहे हैं। और पूरे ठीक है, विमल जी से जवाब लेंगे हम, लेकिन उससे पहले मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुन्ना जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके की तमाम उठापटक देखने को मिल रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो अल्पमत में आने वाली है और उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी यहां पर दे सकते हैं, कैसे देख रहे हैं? साहिल जी, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। जिस तरह से आज बीजेपी जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, उसको कुचलने की जो कोशिश हो रही है बार बार, आप देख लो, जो जितने विधायक थे उनको वो जो सूरत के अंदर रखा गया, उसके बाद उसे 2600 किलोमीटर दूर आसाम में ट्रांसफर किया गया, जहां पे 50 लाख लोग आज बेघर है, जहां बाढ़ पीड़ित है, वहां पे 50 जो एमएलए हैं इनके रुके हुए, उनकी देखरेख वहां के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वहां के एमएलए कर रहे हैं। किस तरह से ये बीजेपी पता नहीं ये लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहती है। मैं ये कहता हूं, कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि ईडी, सीबीआई के द्वारा हमारे ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कहीं न कहीं हमारे
अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे एनसीपी के, मैं उनके बातों से कहीं न कहीं सहमत हूं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि ईडी जो है वो बार बार सवाल जवाब के लिए बुला रही है, तो अब वो कह रहे हैं कि ये तो एकमात्र वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन का जरिया है। तो मैं समझता हूं जो ये बीजेपी सरकार है, जो जनता चुन करके बीजेपी को जो बहुमत दिलाई है सरकार, तो इस जो इनके मेन गहन मुद्दे उस पर ध्यान छोड़ करके ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है। ये अभी किस राज्य में कहां पे तोड़ा जाए, कहां पे इनकी सरकार बने, इनकी यही मंशा है। ये अवसरवादी लोग हैं, ये मलाईदार ये राज्य खोज रहे हैं, मलाईदार पोस्ट इनको सारी चीज चाहिए। तो ये जो सत्ता में रहकर के मलाई खाने की जो आदत पड़ी है बीजेपी को, मैं समझता हूँ लोकतंत्र का हत्या करना बंद करे। और अभी जो आसाम के अंदर 50 लाख लोग बेघर है, 1300 गांव डूबे पड़े हैं, वहां पे उस बाढ़ को छोड़ करके आप 50 एमएलए को आप घेराबंदी करके जो खातिरदारी कर रहे हो, जो मेहमान नवाजी करवा रहे हो, इस पे आप ध्यान न देते हुए आप वहां की जनता की सोचो और शांतिपूर्ण से महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी सरकार को चलने दो आप। चलिए ठीक है, विमल जी जवाब दे दीजिए आप जल्दी से। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, एकनाथ शिंदे हैं भाई, शिवसेना के नेता, विधायकों को अपने साथ में लेकर गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बार बार क्यों दोष दिया जा रहा है? हाँ। वो पहले गए लेकर सूरत, फिर वहां से असम लेकर गए, अब भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ना उनको लेकिन विमल जी मैं सवाल यहाँ पर समझा देता हूँ। जिस तरीके से लगातार आरोप ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पे कि इस तरीके का दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा है, तमाम जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है कि दबाव यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, या तो समर्थन दो या फिर जेल जाओ। मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई गलत है, बताइए। अनिल साहिल जी मैं जवाब देना चाहता हूँ इनका। गृह मंत्री थे, आपने देखा किस तरीके से उनको रंगे हाथों उनको पकड़ा गया, बाकायदा उनको गिरफ्तार भी किया गया। मैं कहना चाहता हूँ जो नेता है इनके गठबंधन के अंदर, चाहे मैं एनसीपी की बात करूँ, चाहे शिवसेना की बात करूँ, उनके अंदर चाहे कांग्रेस की बात करूँ, ऐसे नेता है जो डीजीपी है उनसे पैसा मांगते हैं, भाई कि आपको इतना पैसा, कमिश्नर से पैसा मांगते हैं कि भाई आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं रहेंगे। आपने देखा कर किस तरीके से पूर्व डीजीपी का बयान आया था। इसके साथ साथ अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जी मुन्ना जी बात पूरी होने दीजिए। गलत बात क्या है? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मलाई चाटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी आपके जो विधायकों को आपके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी का विधायक या कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनको लेकर नहीं गया है। आपकी शिवसेना के ही वरिष्ठ नेता है और आपकी शिवसेना के ही विधायक है एकनाथ शिंदे जी, मंत्री भी आपने पेट्रोलॉजी मंत्री बना रखा। उन्होंने जो है लेकर सारे विधायकों को लेकर वो गए, चाहे मैं बात करूँ सूरत की बात करूँ या मैं बात करूँ गुवाहाटी की। मुन्ना जी ठीक है विमल जी। मुन्ना जी सवाल यही है कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही ठीकरा फोड़ने से सारा काम चल जाएगा, क्योंकि स्थितियां जो है वो इतनी ज्यादा हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं कि अल्पमत में सरकार आने वाली है, और उस बीच भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि ये जनता को बेवकूफ समझने का काम बंद करें, क्योंकि इनके 6-7 राज्य में ऐसे प्रूफ है जो मैं आपको उंगली पे गिनवा दूं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान जहां इन्हें मुंह की खानी पड़ी, गोवा, वो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे इनकी हरकत बिल्कुल जग जाहिर है। मैं कह रहा हूं प्रूफ के साथ मैं कह रहा हूं, और जितने भी हिंदुस्तान के जनता उस सबके नजरों में है कि आप किस तरह चुने हुए सरकार को ईडी और सीबीआई के द्वारा डर दिखा करके आप सत्ता लोभी सरकार बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि सरकार बहुत अच्छे से चल रही थी, आप ईडी या सीबीआई का डर दिखा करके, ये ट्वीट करके, लेटर डाल करके, किसी विधायक के द्वारा खबर भिजवा के आप ये जो समन भिजवाने का काम करते हो और ये जो विधायक तोड़ने का काम करते हो, चलती चला अभी इतने विकास हो रहे थे विकास महाआघाड़ी सरकार में, सारे के सारे विकास ठप पड़ गए। किस लिए? क्योंकि ये सरकार बीजेपी की वहां होनी चाहिए, ये इनकी जिद है। ये जिद नहीं है कि किसी राज्य के विकास होने चाहिए, ये जिद नहीं है कि कई राज्य में बाढ़ आए हुए हैं, 50 लाख लोग बेघर है, 1600 गांव बेघर है, वहां इनकी चिंता फिक्र कोई नहीं है। युवा बेरोजगार है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान की आय बिल्कुल दिन ब दिन घटती जा रही है, व्यापारियों के काम बंद होते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, किसी बात पे ध्यान नहीं है। बस इनको ये अपना टारगेट पूरा करना है कि कितने राज्य में बीजेपी की सरकार हमारी बननी है। ये अहंकारी सरकार है, खान जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए की सरकार है। खान साहब अपनी बात रखिए, उसके बाद पीयूष जी का रुख करेंगे हम। बीजेपी के पास वोट बहुत
तो उसको किसी न किसी से वोट हासिल करनी थी। हुक बाई को वो बीजेपी ने अपना काम पूरा कर लिया है। अभी जबरदस्ती इनसे वोट दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति की वोटिंग होने वाली है। पूरे देश को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि बीजेपी के पास राष्ट्रपति के लिए वोट करने के लिए बहुत कम सीटें हैं, कम वोट हैं। लेकिन इन्होंने वो इलेक्शन के पहले ही महाराष्ट्र के अंदर खलबली फैला के ईडी और सीबीआई की धमकी दिलाकर शिवसेना के एमएलए को तोड़ लिया। हम तो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, ये बीजेपी पूरी नफरत की पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में नफरत करके रखी है। बीजेपी वाले हुक बाई को कैसे भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। चलिए ठीक है मान लेते हैं खान साहब, अगर यहाँ पर किसी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बचा भी ली जाती है, उसके बाद की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि लगातार एनसीपी पर आरोप लग रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर एक कार्यक्रम भी करना होता है तो उसकी पहले डिटेलिंग जो होती है वो एनसीपी को भेजनी पड़ती है, उसके बाद जो विधायक है वो काम कर पाते हैं। हाँ यार, ये तो बीजेपी वाले अपना इल्जाम लगवा रहे हैं। नहीं, विधायकों ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये खुद ये जो एमएलए बोले हैं ना, एक दो, उनको मारा गया, पीटा गया, हॉस्पिटल में डाला गया। अच्छा। और उनसे ये सवाल जवाब कराया जा रहा है। ये ईडी और सीबीआई का धमकी देके कि तुम्हारी फैमिली को वोट, जैसे अनिल देशमुख को डाल दिया। चलिए ठीक है पीयूष जी, इल्जाम लगा। पीयूष जी आपने सुन लिया, जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर लगी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की कंडीशन हम देख रहे हैं, क्या कुछ कारण हो सकते हैं? जिस तरीके की तमाम चीजें, तमाम उठापटक हमने देखी, लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि एनसीपी के साथ जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई, एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो वो अपनी उपेक्षा से नाराज थे। उनका यही कहना था कि वो पार्टी में ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अवहेलना की जाती है, और साथ ही साथ जो उनके विरोधी हैं उनको कहीं ना कहीं तवज्जो यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, इसमें निश्चित रूप से एक चीज तो साफ है कि असंतोष है निश्चित रूप से शिव सैनिकों के बीच में और उनके विधायकों के बीच में था। अब वो चाहे जो है उद्धव ठाकरे की कार्यशैली को लेके या उनको उनके द्वारा महत्व न देने को रहा हो, या फिर वो एनसीपी के इंटरफेरेंस को लेके, या ये भी कहा जा रहा है कि जो सरकार जो है वो शरद पवार चला रहे थे, और शरद पवार, ये भी कहा जा रहा है, खबर है कि शरद पवार ही जो ये बवाल जो हुआ है इसके पीछे भी शरद पवार का हाथ है। जी। तो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को वो कुछ लेसन देना चाहते थे। तो बहुत सी चीजें चल रही देखिए, लेकिन निश्चित रूप से एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ है जिसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं भाजपा का हाथ भी है, क्योंकि भाजपा आज से नहीं 2000 जिस समय ये सरकार बनी थी, और उसको लगता है कि खासकर फडणवीस को ये लगता है कि उनको मुख्यमंत्री का मैंडेट मिला था और वहां पे जो है कि ये छीन लिया गया है, और उद्धव ठाकरे बन गए मुख्यमंत्री और एक सरकार, मिलीजुली सरकार बना ली गई हुई, जबकि मैंडेट बीजेपी और शिवसेना का था। लेकिन वहीं शिवसेना का भी ये एक आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी जो एक तय हुई थी बात, उसका सम्मान नहीं किया, और कब तक हम जो है उनकी एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हम सहते रहेंगे। तो वो थी एम्बिशन उनकी भी थी, अपनी पार्टी को एक स्थापित करने की, अपनी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने की। ये तमाम चीजें अभी जो है, देखिए एक बात और हम भूल रहे हैं कि देखिए इस समय जो है कि म्युनिसिपल चुनाव भी आने हैं, और खासकर जो है कि एकनाथ शिंदे जहां से आते हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वहां पे जो है कि ये तो संकट है कैसे जीतेंगे वो, क्योंकि जो एक उग्र हिंदुत्ववाद जो है उसके चलते शिवसेना काम करती रही है लगातार, बिल्कुल मजबूत स्थिति में। और खासकर उनका जो थाने का इलाका है, थाने की जो इलाका है, वहां पे भी चुनाव होने हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो खतरा भी उनको नजर आ रहा था कि अगर हम जो है कि उग्र हिंदुत्व के सहारे नहीं चलेंगे तो शायद हमको वोट नहीं मिलेगा, और हम जो अगाड़ी सरकार का एक जो मिला जुला एक गवर्नेंस का तरीका है कि वो चलने के लिए, उसका नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है 3-4 फैक्टर हैं जिन्होंने मिलजुल के ये स्थितियां पैदा कर दी। ठीक है पीयूष जी, एक सवाल यहाँ पर और है कि क्या ये दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है कि अगर हमारी अवहेलना की जाएगी तो हम इस तरीके का कदम भी उठा सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई हो? हाँ, निश्चित रूप से ये हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये लग रहा था कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे जो है वो ज्यादा हावी हैं पार्टी में, और उनको उतना महत्व नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है, क्योंकि वो
क्योंकि वो ये भी बार बार कह रहे हैं कि मैं जो है कि मैं एक सैनिक हूँ, मैं शिव सैनिक हूँ और मैं धोखा नहीं दूंगा, बिल्कुल का फॉलोवर हूँ, तमाम बातें वो कह रहे हैं। जी 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 तो हो सकता है ये हो, और भाजपा का जो है सपोर्ट लेते हुए वो इस तरह की धमकी भी दे रहे हों, और हो सकता है उनकी वापसी भी हो जाए। ठीक है, और एक तो आप 2 MLA तो वापस आ गए हैं, तो देखिए बहुत सी चीजें हो रही हैं। जी जी, चलिए विमल जी, फाइनल कमेंट्स आपके, समय बहुत कम है। पार्टी है, हम जो है किसी के ऊपर जैसे जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई बेचता, तो हम कहते हैं कि भाई ईडी और सीबीआई दोनों स्वतंत्र हैं। वो अगर कोई गलत है, अगर कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा है या गलत तरीके से जो है अगर वो अपने पास पैसा जमा कर रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई का जाना नाजगी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अगर पार्टी में कोई शामिल होना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जुड़ना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। तो इसमें जो है बार बार भारतीय जनता पार्टी को जो किया जा रहा है के द्वारा, सेना के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सवाल नहीं है। ये शिंदे जी हैं, शिंदे जी सेना के वरिष्ठ नेता हैं और उनको अनदेखा किया गया पार्टी के अंदर। उनकी पार्टी की जो विचारधारा थी, जो बाबा बाल ठाकरे जी लेकर जो विचारधारा चलेगी, और अब की जो विचारधारा है पार्टी का बहुत अलग है। ठीक है मुन्ना खान जी, और सवाल के तरीके से अभी की स्थितियां बन गई हैं, अब आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला है, सरकार कैसे बचेगी, इस पर फोकस करने की जरूरत है, क्या कहेंगे जल्दी से? नहीं, ये तो सर जी मैं पहले भी कहा कि शिवसेना के जो अपनी अंदरूनी बात है, इसमें कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कह सकती। हाँ, हम सहयोगी जरूर हैं। दुख तो हो रहा है कि जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को चलने देना चाहिए। जितने भी विकास थे, रुके हुए काम थे जनता को, उनको होने देना चाहिए। तो ये बहुत निंदनीय विषय है। किसी भी राज्य में जाकर के बीजेपी ईडी सीबीआई द्वारा जो प्रहार करती है, ईडी सीबीआई का जो डर दिखा करके एमएलए को तोड़ने का काम करती है, जो राज्य को चलने में दिक्कतें डालती है, जो राज्य को के सरकार को गिराने में काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ विनम्र निवेदन है हमारे कि इस तरीके की हरकतें बीजेपी ना करे और किसी भी राज्य को सममुख चलने दे और उनको उनके विकास को होने दे, क्योंकि जनता उम्मीद पे वोट करती है। जनता ये खींचतान के लिए वोट नहीं करती। खान जी, आपके फाइनल कमेंट महाराष्ट्र में सरकार, और सीधा सवाल कि जिस तरीके से एनसीपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की कलह एनसीपी के बीच में और विधायकों के बीच में यहाँ पर शिवसेना के जो हैं उनमें देखने को मिल रही है, उस पर कैसे पार पाई जाएगी अगर जोड़ तोड़ करके सरकार यहाँ पर बच भी जाती है? तो खान साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े होते हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। तो जिस तरीके के हालात हो गए हैं, कैबिनेट मीटिंग बुलाकर आनन फानन में जनता के हित से जुड़े हुए फैसले भी यहां पर लिए जा रहे हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बस किसी तरह से सरकार यहां पर बचा ली जाए। तमाम विधायकों को व्हीप भी यहां पर जारी कर दिया गया है और उन्हें बुलाया गया है। व्हीप में यह भी कहा गया है कि अगर कोई नहीं आता है तो इसको ये समझा जाएगा कि वो पार्टी छोड़ना चाहता है। तमाम उठापटक यहां पर देखने को मिल रही है। अब ये जो पूरा विवाद है वो आगे क्या रूप लेकर निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।